दोस्तों आगे वीडियो में आप महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता नाना पटोले द्वारा गोदी एंकर रूबिका लियाकत की शानदार धुलाई होते हुए देखेंगे। रूबिका लियाकत ने अपनी गोदीगिरी दिखाते हुए नाना पटोले से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे नाना भाव को भयंकर गुस्सा आ गया। उसके बाद हमारी गोदी एंकर की नाना पटोले ने जिस तरह अपने जवाबों से धुलाई की है वह आपको जरूर देखनी चाहिए। रूबिका ने बटेंगे कटेंगे पर जब नाना पटोले से सवाल पूछा तो नाना पटोले ने बीजेपी को भयंकर धोना शुरू कर दिया। उसके बाद तो गोदी मैडम का मुंह देखने लायक था। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में जब रूबिका लियाकत ने नाना पटोले से वोट जिहाद को लेकर सवाल पूछा तो नाना पटोले ने मैडम को ऐसा धोया जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। बीजेपी चाहती है डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज करते थे वही बीजेपी कर रही है। पर वो आरोप आप पर लगा रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा आज योगी भी आने वाले हैं, राहुल गांधी भी यहीं आने वाले हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। विदर्भ से ही शुरुआत होने वाली है। मैं तो यही तो सवाल पूछ रहा हूँ, बटोगे यानी क्या, क्यों बटोगे, किसको बटना की बात करें? देश में सब लोग एक नहीं है, सब लोगों को मुख्य धारा में लाने का व्यवस्था नहीं बनाना चाहिए। चुनाव आया कि हिंदुओं को भड़काने का मुसलमानों के विरोध में, यही उनका धर्म है, यही इंसानियत है, यही संविधान है इनके लिए। आखिरी बटोगे तो कटोगे, किसको डर बता रहे आप लोग, किसको डर बता रहे? हिंदुओं को क्यों बता रहे? तुम्हारा हिंदू से क्या लेना देना इनका? वो कह रहे हैं आपका हिंदू नहीं, इनका हिंदू से क्या लेना देना? मैं खुद हिंदू हूँ, इनका हिंदू से क्या लेना देना है? आज किसान हमारा आत्महत्या कर रहा है, हमारे यहाँ बेरोजगार आत्महत्या कर रहे, वो कोई गैर हिंदू है? सिर्फ चुनाव के लिए बटोगे तो कटोगे बोलने वाले, तुमने इन लोगों के लिए क्या किया? हिंदू के लिए इसका जवाब तो इन लोगों ने देना चाहिए, लेकिन वो देंगे नहीं क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। उनको ये सब लोगों को गुलाम बनाना है और खुद को रूल करना है। जो अंग्रेज करते थे वही ये लोग करना चाहते सही पकड़े हैं। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है नाना भाऊ, आप कह रहे हैं कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं और वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल आप कह रहे हैं, आप जातियों में बांटना चाहते हैं। हम जातियों में नहीं बांटना चाहते, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं यही सवाल आप करें, मैं सोच रहा था। हम हर जाति के लोगों को न्याय प्रभाव में लाना चाहते हैं, जो हमारा संविधान कहता है। हम जातियों में नहीं बांट रहे, लेकिन हर जात के लोगों को मुख्य धारा में लाना हमारा संविधान कहता है और वही कांग्रेस चाहती है। और जब लोग सब मुख्य धारा में आए तो देश सक्षम होगा। आज देश में अगर मुट्ठी भर लोगों के लिए अगर पूरे सरकार की तिजोरियां खोली जाती है, जो मोदी की सरकार में हो रही है, महाराष्ट्र की सरकार में हो रही है, किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया? क्यों नहीं बेरोजगार लोगों को हाथ में काम देने के लिए इनने नौकरियां खोली? वो आप कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम अकेले दम पर भले ही ना जीते लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी साबित होने वाली है। अब देवेंद्र फडणवीस ने पार्लियामेंट में भी कहा था, तो सिंगल डिजिट में ही रहे, वो डबल डिजिट में नहीं आए। देवेंद्र फडणवीस कितने जमीन से जुड़े हुए मुझे पता नहीं है। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम साथ ही एमएलए बने 99 में, और तब से हम दोनों, मैं थोड़े दिन के लिए जाके आया था पार्लियामेंट, लेकिन मैं महाराष्ट्र के हर कोने से, हर इंसान से मैं जुड़ा हूँ। महाराष्ट्र की जनता की मानसिकता, उनका करंट मैं समझता हूँ, और उस आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी कांग्रेस कम जगह लड़के भी उनसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र कांग्रेस बनेगी। नाना भाव, वो तो कर्नाटक के आंकड़े गिनाते हैं बीजेपी वाले कि सबसे ज्यादा वहाँ आपकी सरकार है और सबसे ज्यादा आप आंकड़े लाइए ना, फैक्ट आंकड़े लाइए, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आंकड़े, मोदी जी के पास आंकड़े है, वो लाइए। मैं सेंट्रल के मैं वेबसाइट पे जाके देखा, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। वो उनके भाषण करने में क्या अर्थ है? महाराष्ट्र में आजकल तो कोई छुपा नहीं सकता। मोदी जी ने कोई इतिहास की बात करी तो तुरंत बच्चे लोग देख लेते कि ये सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे, तो फिर फैक्ट चेक जो है वो तुरंत कर देते हैं। नाना भाव, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो फ्यूचर में पहुंच भी चुके हैं और सरकार चलाने भी लगे हैं। मैं सरकार नहीं चला रहा हूँ, मेरे राज्य की जनता को विजन दे रहा हूँ, क्योंकि जब पैसे नहीं है, ऐसी जब बात आती है तो मेरे राज्य के पास कैसा पैसा खड़ा करना वो मुझे पता है लोगों को। पर आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार आपकी सरकार बन रही है? बिल्कुल, ये काले पत्थर पे सफेद रेशा लाइन है। और मैं आपको बता करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में बहुमत की सरकार महाविकास आघाड़ी की आएगी। सबसे ज्यादा बागी परेशान करने वाले हैं वो देवेंद्र फडणवीस। मुस्कुराहट के साथ कह रहे हैं कि हमने तो देखिए सारे नोटिफिकेशन से पहले हमने तो सब ले लिया, नामांकन वापस लेने की तारीख से पहले। झूठ बोलते हो। आपके सबसे ज्यादा बागी हैं 11। भाई उनके कितने, उनको पता नहीं है क्या? उनको सब पता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस, मोदी जी भी 2 गुना आगे है, झूठ बोलने में एकदम स्पष्ट है और स्माइल करते हो। मोदी जी हंसते नहीं, लेकिन ये हंसते हैं, तो वो उससे 2 कदम आगे झूठ बोलने में, फेंकने में, जुमला डालने में। हरियाणा में बागियों ने खेल बिगाड़ा, क्या महाराष्ट्र में वो बागी खेल नहीं सक्सेस नहीं हो गए? महाराष्ट्र का और हरियाणा के राजनीति में बहुत बड़ा फर्क है। वहां पर उन्हें जाट वर्सेस ओबीसी कर दिया था, यहाँ पे वो कर ही नहीं सकते। बेस आप यहाँ पर रख रहे हैं, मुझे लगता है वो इकोनॉमिक बेस है कि गरीबी जो है वो धर्म या जाति देखकर नहीं होती है।
लेकिन अगर आप जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे तो फिर एक जाति को दूसरे से भिड़ाने वाला काम नहीं होगा कि नहीं, नाना भाऊ की जाति आगे बढ़ रही है, रूबिका लियाकत की पीछे हो गई है, फला यादव आगे आ गए हैं, कुर्मी पीछे रह गए हैं, क्या ये आपस में झगड़ा नहीं होगा? संक्षेप में 20 सेकंड में फिर कुछ और मेरे रूबी, मैं आपको यही तो कहना चाहता हूँ, आप भी इनके बातों में गुमराह हो गई है। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे देश में हर जाति के लोग रहते हैं, हाँ। हर जाति के लोगों को न्याय मिले, वो मुख्य धारा में आए, यही हमारा संविधान कहता है। जब तक हम रूबी के परिवार की क्या हालत है, उसके घर में कोई पड़ा हुआ है, लिखा है, खाने को अनाज है कि नहीं, रहने को मकान है कि नहीं, जब तक मैं सरकार बनूं और मुझे मेरे देश की जनता की हालत ही पता नहीं है और हमारा ब्यूरोक्रेट सबको चलाए, ये कैसा हो सकता है? हमारे देश में तो जनता हमारी सबसे बड़ा दायित्व हमारा होता है। संविधान का आपने जिक्र किया, देवेंद्र फडणवीस ने एकदम लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कहा है कि वो एक लाल किताब दिखाने की कोशिश करते हैं, वो लाल रंग लेफ्ट का है। राहुल गांधी अर्बन नक्सल से घिर गए, ही इज बिसीज्ड बाय देम, वो ये कह रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि वोट जिहाद इस बार आपको बचाने नहीं वाला है। 2 शब्दों का प्रयोग किया है, वोट जिहाद, अर्बन नक्सल। अब संविधान को अगर कलर में हमने रखा, लाल कलर को तो शुभ माना जाता है। हिंदू में तो हमारी दुल्हन जो होती है वो लाल कपड़े में सस्ती है। लेकिन नहीं, मेरी बात सुनो ना, मैं अभी आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। लाल कलर को हमारे यहाँ पर उसका एक शुभ का रंग कहा जाता है। अब इनको हिंदू नहीं आ रहा, इनको लेफ्टिस्ट दिख रहा है, ये कौन सा हिंदू है? फडणवीस को पूछो, उसको हिंदुत्व की व्याख्या। शुभ कलर को भी अशुभ बनाना चाहते हैं, तो ये लोग हैं। लेकिन वोट जिहाद, वो ये कह रहे पिछली बार जो आपकी जीत हुई थी, वो जीत एक तरफा वोट पड़ गया था मुसलमानों का और इसीलिए आप लोग जीत पाए हैं, और ये वोट जिहाद हुआ है। वहां बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं कि खुदा से तेरी जंग है अगर तूने यहां वोट नहीं किया तो इस वोट जिहाद को खत्म करने के लिए वो संघ की मदद ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये क्या है? तो ये संविधान को न मानने वाले लोग हैं। ये देश में जितने लोग रहते हैं जो भारतीय है, वो सबको वोट देने का अधिकार है। किसको वोट देना नहीं देना वो उनका खुद का अधिकार है, उसको ही हम हमारी उनको आज़ादी कहते हैं, व्यक्तिगत स्वातंत्र कहते हैं। उस व्यक्तिगत स्वातंत्र के ऊपर भी इन लोगों को प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। इनके साथ रहा मुसलमान वो पाक है और इनके विरोध वाला मुसलमान वो आतंकवादी है। इनके साथ जो हिंदू खड़ा है वो बिल्कुल पाक साफ है और इनके विरोध में जो हिंदू है वो नक्सलवादी है। क्या ये लोग हमको सर्टिफिकेट देंगे? जिनको संवैधानिक व्यवस्था एक्सेप्ट नहीं है, ऐसे लोगों ने अगर वोट जिहाद अगर बात करते हैं तो यही तो संविधान का अपमान है, यही संविधान का अपमान है। तो इसलिए इन लोगों के इस जो बातें इनकी जो है, जो वो नैरेटिव नहीं बोलेंगे इसको, ये नैरेटिव नहीं है, ये देश में पॉइजन डालने का, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पॉइजन डालने का पाप ये लोग कर रहे हैं। किसको वोट करना है वो किसी को, अगर मेरे वाइफ को मुझे वोट नहीं करना है तो मैं उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता।